हेलो डियर स्टूडेंट्स, हर रोज़ रात को मैं आप लोग के लिए क्लास 12th के फिज़िक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मैं ये आपको क्लास 12th का जो बिहार बोर्ड का सिलेबस है उसमें 50% क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। उसके लिए मैं ये बेसिकली बना रहा हूँ। अगर आप दूसरे स्टेट से भी हैं और आपका पैटर्न सेम है तो आपके लिए भी ये हेल्पफुल है, क्योंकि ये बेसिकली एनसीईआरटी पे बेस्ड है। और जो एनसीईआरटी में टोटल हमारा 15 चैप्टर्स है, वो 15 चैप्टर्स के हर टॉपिक को ये क्वेश्चंस टच करेगा। डेली हम लोग 10-10 क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा 2 चैप्टर है। टोटल हमारा 10 यूनिट्स है, ये आप जानते हैं। 10 यूनिट्स में हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। हर रोज़ इसके पहले 10-10 क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे ही ये फिनिश होगा फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिर थर्ड, फोर्थ, इस तरह से हम लोग कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। तो फटाक से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम एन अनचार्ज्ड बॉडी टू हैव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब। किसी एक बॉडी से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए किसी एक अनचार्ज्ड बॉडी से, इस पर अभी कोई चार्ज नहीं है, एक ऐसा बॉडी है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, इसमें से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए कि इस बॉडी पे 1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज आ जाए। हम लोग जानते हैं, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को रिमाइंड कर दूं कि अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है, मतलब हम लोग अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाले तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और कोई बॉडी जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पर रिमूव कर रहा है, मतलब बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो उस कंडीशन में बोल रहा है कि जब कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया जाए कि 1 कूलम्ब चार्ज आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़े थे, जहाँ पर हम लोग फार्मूला पढ़े थे Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, जहाँ पर प्लस का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और माइनस का मतलब हो रहा है जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। यहाँ पर गेन करने वाली बात नहीं है, तो सिर्फ हम लोग प्लस का यूज़ करेंगे। मतलब चार्ज का वैल्यू हमको पता है 1 कूलम्ब, फार्मूला के अकॉर्डिंग Q इक्वल टू प्लस NE फार्मूला हमको यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमको Q का वैल्यू पता है, चार्ज का वैल्यू हमको पता है 1 कूलम्ब, Q इक्वल टू प्लस N और इनटू इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। आप बोलेंगे इस पर निगेटिव, तो मैग्नीट्यूड में हम लोग निगेटिव नहीं यूज़ करते हैं जनरली, आप निगेटिव को स्किप कर सकते हैं। चूँकि हमको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है तो यहाँ पर माइनस देने का कुछ तर्क ही नहीं है। तो N इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, जो इधर चार्ज का वैल्यू है N इक्वल टू मिलेगा Q अपॉन E। तो हमारा चार्ज का वैल्यू है 1 कूलम्ब डिवाइडेड बाई जो हमारा इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब 10⁻⁻19 है, ये हमारा ऊपर चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 10⁻+19, और प्लस 19 में से अगर एक 10 को हम लोग इधर हटा दे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻+18 डिवाइडेड बाई 1.6। अब 10 में हम लोग 1.6 से अगर डिवाइड करें तो हमको वैल्यू मिलता है 6.25, मतलब कि 10 को हम लोग 1.6 से अगर कैंसिल करें तो लगभग 6.25 में कैंसिल हो जाएगा, इंटू 10⁻18 हमारा बच रहा था, इसलिए हमारा आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। और कभी कभी इस तरह से, जैसे यहाँ पर 1 कूलम्ब है, इसके जगह पर 2 कूलम्ब, 3 कूलम्ब, 5 कूलम्ब इस तरह से डाला जा सकता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है और वहाँ पे आपको बोल सकता है कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो जब गेन करेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा, जब रिमूव कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज है और जब गेन करेगा तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछेगा, तो कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखेंगे। इसी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, मतलब क्वेश्चन आपका अलग हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इफ़ अ स्फीयर ऑफ बैड कंडक्टर इज गिवन चार्ज देन इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन। अगर कोई एक बैड कंडक्टर हो, बैड कंडक्टर कहने का मतलब इंसुलेटर हो, और इस पर हम लोग चार्ज दे, अगर इस बैड कंडक्टर पे हम लोग, इंसुलेटर पे हम लोग अगर चार्ज दे, इस पर अगर हम लोग चार्ज रखें तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या होगा। इसको भी हम लोग थ्योरी के टाइम में पढ़े थे ये,
कि अगर इंसुलेटर पर हम लोग चार्ज को कहीं भी रखते हैं, मान लीजिए चार्ज को यहाँ पर आप रख दिए, तो ये परमानेंट हमारा चार्ज यहीं पर पड़ा रहेगा। इसमें से चार्ज का मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। चार्ज का मूवमेंट कहाँ होगा? कंडक्टर में। बैड कंडक्टर में कभी भी चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा। चार्ज का मूवमेंट हमारा सिर्फ गुड कंडक्टर में होगा। तो देखिए इसका ऑप्शन पढ़ लीजिए, सरफेस पे नहीं, सरफेस पे मूवमेंट नहीं होगा। सरफेस एंड ऑल्सो इनसाइड, और अंदर तो समझिए कि कंडक्टर में भी नहीं होता है, कंडक्टर में भी बाहर ही हमारा होता है, और सरफेस पे भी नहीं होगा। ओनली इनसाइड द सरफेस, ये भी संभव नहीं, मतलब ऑप्शन डी ही इसका होगा, नन ऑफ दिस। मतलब कि चार्ज का मूवमेंट होता ही नहीं है, जहाँ पे हम लोग रखेंगे वहीं पर पड़ा हुआ रहेगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। डेली आप क्वेश्चन को ध्यान से समझते रहेंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आएगा, और कहीं ना कहीं आपको नीट और थोड़ा बहुत IIT JEE में भी हेल्प पहुँचाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इन फिगर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन द फील्ड इंटेंसिटी एट A, B एंड C आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी A, B और C पर अगर हम लोग देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारा कुछ इस तरह से जा रहा है। ये जो दिखाया गया है ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो इस स्थिति में हमारा A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड EA है, B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा EB है, और C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा EC है। तो इस स्थिति में हमको ऑप्शन चूज करना है कि कौन बड़ा है, कहाँ पे छोटा है। अगर आप गौर से देखेंगे इसको, तो यहाँ पर देखिए जितना डिस्टेंस यहाँ पर है A से इस पॉइंट के बीच, उतना ही डिस्टेंस C से इसके बीच भी है। जितना डिस्टेंस A से नीचे है उतना ही डिस्टेंस C से नीचे भी है। और बीच में आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा ज़्यादा अलग है इस दोनों की तुलना में। मतलब कि आप ऑब्जर्व करेंगे A पॉइंट और C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम है, और B पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है वो A और C की तुलना में कम है। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या पाते हैं, EA इज़ इक्वल टू EC, और E और EC पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ ग्रेटर देन EB। मतलब B की तुलना में A और C पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमारा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये हमारा ज़्यादा नज़दीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा क्लोजर है। तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर तीनों ग्रेटर है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर EA इक्वल टू EB, ए और बी कभी इक्वल नहीं होगा। सी देखिए EA इक्वल टू EC, EA इक्वल टू EC इज़ ग्रेटर दैन EB। एग्जैक्ट हमारा यही ऑप्शन है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह का और भी फिगर में मॉडिफिकेशन करके आपको कहीं पर छोटा नीचे करके आरा तिरछा करके इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे कि किस तरह से आपको अप्रोच करना है, किस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ सरफेस इनक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक सरफेस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को इनक्लोज करता है अपने अंदर, मतलब सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल है। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस इज। अब सरफेस के ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। एक हमारे पास इस तरह का सरफेस है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल कहने का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज हो। मान लीजिए यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ भी चार्ज हमारा Q ही होगा। एक पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरा हमारा निगेटिव चार्ज है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ 2a है। तो इस सिस्टम के कारण बोल रहा है कि ये जो हमारा सरफेस है इस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा कब क्रिएट होता है, जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी सरफेस को क्रॉस करती है तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट होता है। तो क्या यहाँ से पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको क्रॉस करेगी? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी है कि ये पॉजिटिव से निकलती है और निगेटिव में जाती है। इस तरह से पॉजिटिव से निकलती है, निगेटिव में जाती है, पॉजिटिव से निकलती है, निगेटिव में जाती है, इस तरह से पॉजिटिव से निकलती है, निगेटिव में जाती है। मतलब कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जाएगा ही नहीं। समझ रहे हैं? तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा ही नहीं। तो उस कंडीशन में हमारा क्या ऑप्शन होना चाहिए, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस इज़ 0। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा सरफेस पे क्या होगा, 0 होगा। इनफाइनाइट तो कोई चांस ही नहीं बनता है। और Q बाई एप्सिलॉन नॉट, जब सिर्फ हमारा इसके अंदर एक चार्ज होता तो हमारा Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता, जो हमारा गॉस लॉ का स्टेटमेंट है। नन ऑफ दिस भी ऑप्शन नहीं होगा, मतलब ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अब देखिए इसी पे बेस्ड आपका दूसरा तरह का क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह क्वेश्चन बोल सकता है कि अगर कोई सरफेस के अंदर, कोई स्फीयर के अंदर सेंटर पर अगर एक ठो चार्ज रखा हुआ है तो इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा।
तो हम लोग गॉस लॉ के रूल से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, जितना चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, मान लीजिए कि अगर बोल दिया कि यहाँ पर कैपिटल क्यू चार्ज है, या फिर जो भी चार्ज का वैल्यू बोलेगा 5 कूलम 10 कूलम कुछ भी जो भी है, वो चार्ज का वैल्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखेंगे। गॉस थ्योरम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत संभावना रहता है कि ये एग्ज़ाम में आ जाएगा आपका, बीएससी भी हो या फिर आपका सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों में। फिर है आपका द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रिक चार्ज इज। हमको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक चार्ज। मान लीजिए हम लोग के पास एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, हम लोग क्या जानते हैं कि चार्ज के कारण इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनता है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो बनता है इसके कारण एक एरिया बन जाता है, एक क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस रीजन में हम लोग एक चार्ज कहीं पर भी रखें तो इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा, वो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पर इसका कहना है, इसका स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण। तो आप सोच सकते हैं कि जब चार्ज है हमारा, प्रैक्टिकली आप समझिए थोड़ा सा, एक उदाहरण के तौर पर मैं चुंबक लूँ अगर, तो चुंबक के कारण आप क्या कर पाएंगे, जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा चुंबक है, एक बड़ा सा चुंबक है, ठीक। दो चुंबक आप ले लें, छोटा वाला चुंबक को अगर मान लीजिए एक सिक्का के नज़दीक हम लोग लाए तो बहुत नज़दीक लाने पे ये सट रहा है, मतलब इसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन बड़ा वाला चुंबक क्या करेगा, अगर सिक्का को हम इतना नीचे भी रखेंगे तो ये अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या फील किए कि छोटा वाला चुंबक के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो छोटा था, और बड़ा वाला जो चुंबक है इसके कारण क्या था, मैग्नेटिक फील्ड बड़ा था। इसी तरह से हमारा चार्ज के वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ज़्यादा है। तो चार्ज अगर छोटा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, छोटा होगा, और चार्ज अगर हमारा बड़ा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी इनफाइनाइट तक नहीं बनेगा, समझ रहे हैं, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस तक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा ही नहीं। मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनफाइनाइट बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं ऑप्शन होगा, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए अब, इफ डिस्टेंस ऑफ टू चार्जेस फ्रॉम ऑरिजिन इज इंक्रीज्ड देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ध्यान से समझेंगे, हम लोग के पास क्या है, एक ऑरिजिन है, ऑरिजिन से किसी भी 2 पॉइंट पर हमारे पास चार्ज है, 2 ठो चार्ज। अब इसका कहना है कि अगर दोनों चार्ज का डिस्टेंस यहाँ से, मान लीजिए कि इसका डिस्टेंस कुछ r1 है, इसका डिस्टेंस r2 है। अब इसका कहना है कि दोनों चार्ज का वैल्यू इस ऑरिजिन से अगर बढ़े तो इलेक्ट्रिक फोर्स का हमारा जो वैल्यू है वो क्या होगा। अब ध्यान से समझेंगे, मान लीजिए कि एक तो चार्ज का वैल्यू यहाँ से बढ़ के यहाँ पर आ गया, और दूसरा चार्ज का वैल्यू यहाँ पे पहले था हमारा, उसको हम लोग कुछ यहाँ पर लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी तुलना में इसका डिस्टेंस घट गया। तो डिस्टेंस हमारा घटेगा तो फोर्स हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, Q1 × Q2 बाई 4 पाई ε0 × r²। तो हम लोग क्या जान रहे हैं कि दूरी जैसे ही हमारा बड़ा से छोटा होगा, मतलब घटेगा, तो हमारा फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। एक दूसरा सिचुएशन लीजिए, मान लीजिए कि चार्ज पहले यहाँ था, यहाँ से चार्ज को बढ़ा के हम यहाँ पर डाल दें, और दूसरा कंडीशन में हमारा यहाँ था, यहाँ से बढ़ा के यहाँ पर डाल दें। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, डिस्टेंस हमारा बढ़ जा रहा है। तो डिस्टेंस जब हमारा बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, घटेगा। मतलब ऑरिजिन से डिस्टेंस को बढ़ाने पर या फिर डिस्टेंस को चेंज करने पर हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा भी और घटेगा भी। तो चलिए अब ऑप्शन को पढ़ लीजिए फटाक से। ऑप्शन है इंक्रीजेज नहीं, रिमेन्स अनचेंज्ड नहीं, डिक्रीजेज नहीं, मे इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब इसका वैल्यू जो है बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर इज। एक हॉलो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर है, ठीक, हॉलो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर के अंदर बोल रहा है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग हमेशा क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है एक सरफेस से शुरू होकर बाहर की तरफ जाता है पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर निगेटिव चार्ज के लिए देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर से आकर इसके सरफेस पर ही ख़त्म हो जाता है।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ना तो कभी अंदर से शुरू होता है और ना ही कभी इंटरसेक्ट करके अंदर जाता है। मतलब कि जो इसका स्टेटमेंट है, इसका जो कहना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए हॉलो स्फीयर, तो हॉलो स्फीयर के अंदर तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ से आएगा। मतलब कि इसके अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू 0 हो जाएगा। एक हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हमारा 0 होगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होगा। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में हो सकता है 2, 4, 5 की संख्या में मिल जाए, जब आपसे एसआई यूनिट पूछा जाएगा और डायमेंशन पूछा जाएगा। तो एसआई यूनिट और डायमेंशन दोनों को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप डेरिवेशन पढ़ते हैं तो डेरिवेशन का जो फॉर्मूला फाइनल आता है, फाइनल वैल्यू जो आता है, उसको आप हमेशा याद रखिए। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनीशन से अगर हम लोग देखें तो फाई इक्वल टू इस तरह से हमारा फॉर्मूला आता है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस, मतलब ई वेक्टर गुना डी एस वेक्टर। तो ई वेक्टर जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको यूनिट ध्यान में होना चाहिए और डी एस का यूनिट आपको ध्यान में होना चाहिए। या फिर आप क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट से चलेंगे तो उधर से भी आपका निकल जाएगा। ठीक, तो दोनों से आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, न्यूटन पर कूलॉम्ब होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बट्टा चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज होता है। तो फोर्स का हमारा होता है ऐसा यूनिट न्यूटन और चार्ज का होता है कूलॉम्ब। मतलब यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर कूलॉम्ब। तो हम लोग जानते हैं फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जो हमारा सरफेस एरिया होता है छोटा सा वो, मतलब कि जो हमारा सरफेस का एरिया है। तो एरिया का ऐसा यूनिट हमारा क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग क्या निकाले हैं, न्यूटन पर कूलॉम्ब और इनटू मीटर स्क्वायर। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाई कूलॉम्ब। मतलब इसका आप लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब। या फिर सी को आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर और सी का पावर -1। आपको खुद से निकाल लेना है। हो सकता है कि आपको इसका डायमेंशन भी पूछ दे, तो डायमेंशन भी आप निकाल लेंगे। न्यूटन के लिए फोर्स का यूनिट आप हमेशा याद रखेंगे, MLT का पावर -2। लाइफ टाइम आप इस चीज़ को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको समझिए कि एग्ज़ाम में काम आएगा ही आएगा। तो न्यूटन के लिए हम लोग फोर्स का डायमेंशन यूज़ कर लेंगे। फिर मीटर स्क्वायर, मीटर के लिए हम लोग L स्क्वायर डाल देंगे। और फिर पर कूलम्ब, और चार्ज का ऐसा यूनिट हमारा होता है AT। ज़रूरत पड़ने पर इसको हम डेराइव निकाल कर बताएंगे AT। फाइनली आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसका डायमेंशन भी मिल जाएगा। ठीक है, आगे जब डायमेंशन वाला क्वेश्चन आता है मैं वहाँ पर डायमेंशन निकाल कर आप लोग को सिखाऊंगा कि किस तरह से उसको सॉल्व करना है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब। इसको याद रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। आप इसको याद करेंगे और भूल जाएंगे, याद करेंगे और भूल जाएंगे। वैसे कोशिश कर सकते हैं आप याद करने का भी, लेकिन अगर आपके पास तरीका हो, फॉर्मूला याद हो, तो वो ज़्यादा बेटर माना जाएगा। आप इसको फॉर्मूला के थ्रू ही सॉल्व कर सकते हैं किसी चीज़ को भी, मतलब किसी का भी ऐसा यूनिट और किसी का भी डायमेंशन। वैसे आपको जो ईजी लगे याद करना या फिर खुद से बनाना, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, चार्ज A एंड B अट्रैक्ट ईच अदर। चार्ज A और B दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। चार्ज A और B दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। कहने का मतलब अगर चार्ज A पॉजिटिव है तो चार्ज B हमारा क्या होगा, निश्चित रूप से निगेटिव, तभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। या फिर A को निगेटिव लीजिए तो B हमारा पॉजिटिव होगा, दोनों में से कोई एक बात। फिर है चार्जेज B एंड C अट्रैक्ट ईच अदर। अब कहना है कि चार्ज C जो है B को अट्रैक्ट कर रहा है, तो चार्ज A पॉजिटिव हम लोग ले रहे हैं, B निगेटिव ले रहे हैं, तो C कब B को अट्रैक्ट करेगा, जब C भी हमारा पॉजिटिव होगा तभी B को अट्रैक्ट करेगा। फिर क्या बोल रहा है, देन A एंड C, तब A और C ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, ये भी हमारा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करके भगाने का कोशिश करेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, विल अट्रैक्ट ईच अदर, गलत, रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ न्यूट्रल मेटालिक पार्टिकल इज ब्रॉट नियर अ मेटालिक प्लेट
एक न्यूट्रल मेटालिक बॉडी है, एक मेटल का बॉडी है जो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ना तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है ना ही इस पर निगेटिव चार्ज है। इज ब्रॉट नियर अ मेटालिक प्लेट, इसको एक मेटालिक प्लेट के नज़दीक लाया जाता है। मेटालिक प्लेट बीइंग पॉजिटिव चार्ज, मेटालिक प्लेट पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इसके नज़दीक लाया जाता है। एक हमारा न्यूट्रल स्फीयर है, एक न्यूट्रल हमारा मेटालिक पार्टिकल है, इसको कहाँ लाया जाता है? एक प्लेट के नज़दीक, जिस प्लेट पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन मेटालिक पार्टिकल विल बी, अब ये जो हमारा मेटालिक पार्टिकल है इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा? अब चूँकि अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे कि इस मेटालिक प्लेट पे हम लोग का कोई भी चार्ज नहीं था। इस स्थिति में जो हमारा ये न्यूट्रल मेटालिक पार्टिकल है, ये मेटल का पार्टिकल है, चूँकि ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये मेटल का पार्टिकल है। तो ये न्यूट्रल है लेकिन इसमें नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ़ नेगेटिव चार्ज जो है हमारा वो इक्वल अमाउंट में है। और चूँकि यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज वाला प्लेट ले रहे हैं तो ये क्या करेगा? इसके निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो निगेटिव चार्ज जो इसके तरफ अट्रैक्ट होगा उसके वजह से ये हमारा क्या होना चाहिए? अट्रैक्टिव टाइप का थोड़ा सा होना चाहिए कि ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस तरह का होना चाहिए, है ना। तो इसका ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, डायरेक्टेड टुवार्ड्स द प्लेन। मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा वो इस पर किस तरह का होगा? अट्रैक्टिव नेचर का होगा और नीचे की तरफ होगा, ठीक है, मतलब प्लेट की तरफ होगा फाइनली। तो ये था हमारा आज का 10 क्वेश्चन। फिर हम लोग कल नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। डेली आप बेहतर ढंग से पढ़िए और एग्जामिनेशन में बेहतर कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।